हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जहाँ पर कि आपने मैटर से लेकर स्टार्ट किया था, यानी कि पदार्थ क्या होता है, फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। देन मेजरमेंट्स के यूनिट्स आपने पढ़ी थी, एसआई यूनिट्स आपने पढ़ी थी, बेसिक कुछ यूनिट्स पढ़ी थी, उनके सिंबल्स यहाँ पर देखे थे, और डेफिनेशंस भी हम लोगों ने बेसिक एसआई यूनिट्स की पढ़ी थी। ओके, साथ ही अगर आपके दो कोई एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर के कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो वो किन किन लॉज का वहां पर किन किन लॉज को फॉलो करते हैं वो हमने देखा था, जो कि आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आया था, जिसमें कि आपने 5 नियम यहाँ पर पढ़े थे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसाक्स गैसियस लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ओके, ये सब पढ़ा आपने। और उसके बाद आपने यहाँ पर अगर कोई एटम है तो उसके लिए एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन द्वारा दी गई थी वो हमने देखी, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े। साथ ही एटम का मास क्या होगा, जिसे आप एटॉमिक मास कहेंगे, वो हमने समझा। मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात की, इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ा था, और लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कैसे किया जाएगा वो हम सीख रहे थे। तो सबसे पहले आपका वेट परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास भी जिसे आप कहते हैं वो यहाँ पर आया था, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपका चल रहा था। मेटल के बारे में बात की थी, पदार्थ क्या होता है, तो वो हर एक चीज जिसमें आपका द्रव्यमान है और आयतन जो कहीं पर भी रख रही है, यानी कि स्थान घेर रही है, वो सब आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। अब पदार्थ को देखते हैं कि अलग अलग पदार्थ हैं, अगर उनमें अलग अलग गुण हैं तो क्या उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। और दो तरह से, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। यानी अगर आप भौतिक गुणों की बात करें कि उसमें आपका अणु कितने दूर दूर हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल कितना है वहां पर, पदार्थ आपका उसका आकार कैसा है, आकृति कैसी है, आयतन कैसा है, तो ये सब आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप देखोगे, जहां पर आपने पदार्थ को 3 तरह से क्लासिफाई किया था। एक आपका सॉलिड आया था, दूसरा आपका लिक्विड, और तीसरा गैस। ठीक है, ठोस द्रव गैस, 3 तरह से आपने इसको विभाजित किया। देन आपका केमिकल क्लासिफिकेशन आता है, यानी रासायनिक जो आप वर्गीकरण देते हैं, उसमें अब आप पदार्थ का कंपोजिशन देखेंगे कि पदार्थ आपका किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। ओके, आपने कहा एक ही प्रकार के कण है अगर पदार्थ में, तो उसको शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। अगर एक कण के अतिरिक्त कोई दूसरा कण आ गया है तो अब वो अशुद्ध हो गया है। ओके, तो इस तरह से आपने 2 भागों में विभाजित किया था, एक आपका प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, दूसरा आपका इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जिसे आप कहते हैं, यानी कि मिश्रण में इसको विभाजित किया था। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, एंड मिक्सचर को आपका होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया था। ओके, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में आपने कई सारी फंडामेंटल यूनिट्स देखी, एसआई यूनिट्स देखी, डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने एसआई यूनिट्स की। इसके अलावा मास, वेट, टेम्परेचर और साइंटिफिक नोटेशंस की यहाँ पर बात की थी। वैज्ञानिक संकेतन जिनको कहा जाता है, यानी अगर बहुत बड़ी संख्या आपको मिल रही है तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, n इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n की फॉर्म में उसको लिखा जाता है। इसी को आपका साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। इसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होंगे, यानी मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, या आप क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कैसे किया जाएगा, ये सब हमने सीखा था। इसके अलावा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो है, नाम से ही समझ आ रहा है कि द्रव्यमान संरक्षित रह रहा है, यानी कि बदल नहीं रहा है। ओके, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। दूसरा आपका था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट
प्रपोर्शन भी इसको कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम, जो कि जोसेफ प्राउस द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या बोला, इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड को किसी भी विधि से बनाया जा रहा है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट हमेशा अपने मास के एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं। यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ओके, यानी कि आपका जो अनुपात होगा द्रव्यमान का वो हमेशा स्थिर रहेगा किसी भी यौगिक के लिए, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया जा रहा है। जैसे हमने H2O का एग्जांपल लिया था, वाटर आपका, आप उसको समुद्र से ले लीजिए, नदी से ले लीजिए, तालाब से ले लीजिए, टैप वाटर आप ले रहे हो, ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, आप लेबोरेटरी में वाटर को फॉर्म कर रहे हो किसी केमिकल रिएक्शन में, हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगी। H2O आप बोलते हो तो 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होगा और उनका मास का रेशियो हमेशा 1:8 का रहेगा, जो कि फिक्स रहेगा। ओके, तो ये स्थिर अनुपात का नियम कहता है। इसके अलावा आपका था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि डाल्टन द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या बोला, कोई भी 2 एलिमेंट्स जो कंबाइन होकर के आपका कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो 2 एलिमेंट अगर 2 से अधिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, 2 से अधिक आपके यौगिक बना रहे हैं, जिनमें की एक किसी एलिमेंट का मास फिक्स्ड है, यानी कि उसके नंबर ऑफ एटम्स दोनों जगह फिक्स्ड हैं, तो दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उसका एक स्मॉल होल नंबर रेशियो वहां पर मिलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल दिया गया है, तो दोनों जगह कार्बन का मास फिक्स्ड है, एलिमेंट आपके 2 ही हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, वही कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं। दोनों जगह कार्बन का मास जो है वो फिक्स्ड है। ओके, 12 आ रहा है दोनों जगह। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का दोनों जगह नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो रहा है, यानी आपका मास भी चेंज हो रहा है। ओके, तो एक जगह ऑक्सीजन 16 है उसका मास और दूसरी जगह क्या है, 32 आ रहा है, O2 है ना, तो 32 हो रहा है, तो 16:32 यानी 1:2 का रेशियो आ रहा है। 1:2 यानी कि सिंपल होल नंबर रेशियो, सरल पूर्ण संख्या के रूप में आपको वहां अनुपात देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन का दोनों जगह। यही आपका क्या कहता है, गुणित अनुपात का नियम कहता है। देन आपने यहाँ पर गैलुसाक्स गैसियस लॉ पढ़ा आयतन के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जहां पर गैस कंबाइन हो रही है या फॉर्म हो रही है, तो उसका जो आयतन होगा वो हमेशा सरल अनुपात में रहेगा। यानी कि जैसे आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड को फॉर्म कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक वॉल्यूम में रहता है और HCl आपका जब प्रोड्यूस होगा उसके 2 वॉल्यूम होते हैं, तो 1:1:2 का रेशियो आएगा, तो सरल अनुपात है। ओके, कहीं पर भी आपको फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है, डेसिमल नहीं मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से ये आपका गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम है। ओके, देन आपने एवोगैड्रो का नियम पढ़ा, जो कि एवोगैड्रो के ही द्वारा दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने क्या बोला कि समान तापमान और समान आपका जो प्रेशर होगा यानी कि दबाव होगा, उस पर गैसों की जो समान मात्रा है उनमें जो उनके अणुओं की संख्या होगी वो भी समान होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप कह रहे हो कि टेम्परेचर और प्रेशर आपका सेम है, तो उस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर आपने सेम अमाउंट में गैस ली है, जैसे आपने कहा 1 लीटर हमने ऑक्सीजन ले ली है, ठीक है, तो उस 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ साथ आपने 1 लीटर नाइट्रोजन भी ले ली, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, 1 लीटर की बात कर रहे हैं, तो आयतन भी सेम है। ठीक है, तो वहां पर दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स आप बोल सकते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी एंटिटीज हैं वहां पर, वो भी समान होंगी। ओके, यही आपका एवोगैड्रो का लॉ कहता है। ओके, चलिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने देख ली थी, जो 1808 में जॉन डाल्टन ने अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में प्रपोज किया था, जहां पर उन्होंने मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम को बोला और इनडिविजिबल भी बोला, यानी अविभाज्य कण है और सूक्ष्मतम कण है जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। इसके बाद उन्होंने बोला कि एक एलिमेंट कोई ले रहे हैं तो उसमें जितने सारे एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे और अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं सारे एस्पेक्ट्स में, या सभी प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होती है। ओके, देन अगर कोई एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उनके एटम्स का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है जब भी वो कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया तो H2O कहा, तो हमेशा ही 2 एटम हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तब आपका वाटर फॉर्म होगा। ओके,
इसके अलावा एटम को किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो आप बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। यही आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। एटॉमिक मास, एक एटम का मास जो होगा वो एटॉमिक मास होगा। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास है, और मॉलिक्यूल के अंदर आपके एटम्स आते हैं। सो एटम के किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के मास का जो सम होगा यानी योग होगा, वही उसका क्या होगा, पूरा आणविक द्रव्यमान होता है या मॉलिक्यूल का मास होगा। ओके, मोल क्या है आपका, तो कार्बन 12 जो आपका आइसोटोप है उसके 12 ग्राम ले लीजिए, उसमें जितने परमाणुओं की संख्या है वो सेम आपका किसमें आएगा, एक मोल पदार्थ की मात्रा में आएगा। ओके, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर इकाइयां होती है। ओके, केमिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड को अगर आप प्रतीकात्मक रूप से निरूपित करते हैं तो वो उसका रासायनिक सूत्र कहलाता है। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाता है। ओके, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको दिखाई देंगे किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के, तो वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। रिलेशनशिप आपने इन दोनों के बीच में देखा था। मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे, यानी कि सांद्रता अगर किसी विलयन की आपको मापनी है तो वो आप कैसे मापेंगे, तो आपने बोला मैम वेट परसेंटेज आता है या मास परसेंटेज को हम कहते हैं, तो उसकी टर्म में हम व्यक्त करेंगे यानी कि बताएंगे। और इसके अलावा हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि वॉल्यूम का परसेंट निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, मोलैरिटी की हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी टर्म्स हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले वेट परसेंट या परसेंटेज बाय वेट बाय मास की बात करते हैं और इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए, सबसे पहले समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन आपका क्या है, विलियन जिसे आप कहते हैं। ओके, पहले भी आप क्लासेस में विलियन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है विलियन, समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का। तो जब दो पदार्थों की बात कर रहे हैं आप, तो दो में से एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। एक आपका अधिक मात्रा में होगा, दूसरा आपका क्या होगा, कम मात्रा में होगा। ठीक है ना, तो मैं कह रही हूं मैंने यहाँ पर एक बीकर में वाटर ले लिया है जिसको मैं ए मान रही हूं। ठीक है, इसमें मैंने कोई सोल्यूट बी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्वेंट है यानी कि विलायक जिसे आप कह रहे हो, और ये आपका क्या है, सोल्यूट यानी कि विलेय जिसे आप कह रहे हो। क्लियर, और ए प्लस बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, सपोज आपका ए वाटर है और बी आपका शुगर है, चीनी है। आपने पानी में चीनी को मिला दिया है, विलियन बन गया आपका, बहुत अच्छे से घोल लेंगे। ठीक है, तो विलियन क्या है, चीनी और पानी का घोल है, यानी दोनों चीजें हैं उसमें। अब मुझे आप बताएंगे कि चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा वहां पर। जैसे आप कह रहे हो कि मैंने 10th क्लास में मेरे 400 मार्क्स आए। ठीक है, 400 में से 80 मार्क्स अगर मेरे मैथ्स में आए हैं, तो अभी मैथ्स का परसेंटेज बताओगे, तो मैथ्स का परसेंटेज कैसे बताओगे, टोटल जो ऑब्टेन मार्क्स हैं जिनको आप 400 बोल रहे हैं, ठीक है, उनमें से 80 तो आपके मैथ्स में ही आ गए। ओके, और इनटू क्या कर देंगे, 100। जब भी परसेंट की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। क्लियर, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, जितने भी आपने मैथ्स में मार्क्स ऑब्टेन किए थे उनका परसेंटेज आ जाएगा। वैसे ही सॉल्यूशन भी कह रहा है कि सॉल्यूशन में जो बी वाला पार्ट आपका पार्ट है, यानी कि सोल्यूट जिसे आप कह रहे हो, जिसे हमने चीनी मान लिया है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो बी का द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान के प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान लिया जाएगा, बी का द्रव्यमान बटे, यहां हमने 400 लिया तो ये क्या थे, टोटल ऑब्टेन मार्क्स थे। सॉल्यूशन में टोटल मास किसका होगा, सॉल्यूशन का ही होगा, तो बी का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास और इनटू 100। क्लियर, तो ये क्या बता देगा आपको, बी का मास परसेंटेज बता देगा। वहीं अगर आपको ए का, ये तो आपने मैथ्स का निकाल दिया, सपोज आपको साइंस का निकालना है, तो फिर 80 की जगह आप क्या कर दोगे, जितने साइंस में ऑब्टेन मार्क्स हैं आपके वो आप यहाँ लगा देंगे। तो अगर हम सॉल्वेंट के मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास आएगा इनटू 100। क्लियर, ठीक है, द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है तो
ऑब्वियस सी बात है, द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है तो द्रव्यमान ही लिया जाएगा। अब किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है? जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। क्लियर? मैं कह रही हूँ सबसे पहले हम विलेय का निकाल लेते हैं। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे टोटल क्या है आपके पास, घोल है ना जिसको आप सॉल्यूशन बोल रहे हो, उसको विलयन कहा जा रहा है। विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 गुणा 100 कर देंगे। क्लियर? प्रतिशत की बात कर रही है तो 100 से गुणा करना है। दूसरा, एक तो विलेय हो गया, दूसरा क्या है उसमें? विलायक। विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? अब विलेय के द्रव्यमान के स्थान पर आपका विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। ओके, विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। ओके, जल्दी से दोनों फॉर्मूले नोट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे। ये वेट परसेंट आपका मास परसेंट की टर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको क्या निकाला जाएगा, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट बोला जाएगा, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, एंड मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर पूछा जाएगा देन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। देखो प्रश्न में आपको दोनों चीजें दी गई, ए का द्रव्यमान भी बताया गया है और जो आपका जल है यानी कि सॉल्वेंट जो वहां पर है विलायक, उसका द्रव्यमान भी आपको बताया गया है। जब दोनों का द्रव्यमान मिल गया है तो अब क्या चाहिए? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ए का द्रव्यमान पहले आप निकाल लेंगे। यहां पर आप लिख सकते हैं, दिया गया है विलेय ए का द्रव्यमान बराबर 2 ग्राम। ठीक है, और विलायक जो कि आपका यहां पर क्या है, जल का द्रव्यमान 18 ग्राम। ओके, अब देखो फॉर्मूला आपका क्या कहता है, अगर विलेय का द्रव्यमान निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। इन दोनों में अभी विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया गया है, तो विलयन का द्रव्यमान आपका कितना हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। दो ही चीजें तो आपके विलयन में है, तो दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको टोटल सोल्यूशन का मास मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? हमने किसकी बात की थी? हमने बोला था हमने पानी में चीनी को घोला है। सपोज यहाँ पर आपका सपोज चीनी जो है वो ए है, ए को चीनी मान लो, तो आपने कहा हमने 2 ग्राम चीनी को 18 ग्राम जल में घोला है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं पूरे घोल का द्रव्यमान क्या हो गया, तो पूरे घोल यानी कि पूरे विलयन में आपका चीनी और पानी ही है, तो 2 ग्राम चीनी और 18 ग्राम आपका पानी, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 20 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय धन विलायक का द्रव्यमान। ओके, तो विलेय का द्रव्यमान 2 ग्राम और विलायक का 18 ग्राम बराबर 20 ग्राम आपका क्या आ गया? विलयन का द्रव्यमान आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे? विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का
द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान 2 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 20 निकाला अभी, इंटू 100, क्लियर। कितना आ गया? 10%। तो यानी चीनी का प्रतिशत वहां पर कितना है? 10% है पूरे विलयन में, ओके। और अगर आपको विलायक भी निकालना है यानी जल का भी निकालना है तो 2 ग्राम की जगह आप जल का द्रव्यमान ले लेंगे 18 ग्राम अपॉन 20 इंटू 100, क्लियर। तो आपका 90% क्या आ जाएगा वहां पे? वाटर का मास परसेंट आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है, तो 100 में से आप टोटल परसेंट कितना 100% लेते हैं हम, उसमें 10% चीनी है तो बची हुई 90% क्या होगी? जल, क्लियर। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज किया और साथ ही हमने कंसंट्रेशन को मापने के लिए जो भी आपके अलग अलग टर्म्स आती हैं उनमें से पहला हमने देखा द्रव्यमान प्रतिशत जिसको कहा, वो हमने अच्छे से समझा, उसका न्यूमेरिकल देखा। आने वाले सेशन में आयतन प्रतिशत, मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, इन सभी पर हम बात करेंगे और आप होमवर्क में इनको एक बार पढ़ के आएंगे, ओके। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।